हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आयुष और मैं आज आप लोग के सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बेसिक और नॉलेजेबल टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूचियाँ। हम इस अनुसूचियाँ की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल बनाए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जब शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो हम पहली चीज़ ये आपको बता दें, जो हमारा शेड्यूल है वो टोटल 12 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे शेड्यूल ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कितने 12 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से 8 शेड्यूल है वो ऐसे शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण होने के समय व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट टाइम ओनली द 8 शेड्यूल कम इनटू एन एक्शन एंड लेफ्ट 4 शेड्यूल हैज़ बीन एडेड लेटर। सिंपली ये बात है कि 12 शेड्यूल में से जो 8 शेड्यूल थे वो हमारे संविधान के निर्माण के समय बन गए और बचे हुए जो 4 शेड्यूल थे वो बाद में बने। हम 1 बाय 1 सारे शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक, पहली शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में क्या लिखा है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल फर्स्ट में ये लिखा है, नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब हमारे फर्स्ट शेड्यूल में किसके बारे में बताया? हमारे जितने 8 स्टेट हैं उसके बारे में बताया गया है और जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में बताया गया है शेड्यूल फर्स्ट में सिंपली। और इनका डिटेल दिया गया है, किसकी? स्टेट्स की डिटेल और हमारे यूनियन टेरिटरीज के डिटेल्स को दिया गया है शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल फर्स्ट के बाद हम शेड्यूल सेकेंड की बात करेंगे। शेड्यूल सेकेंड क्या चीज़ से रिलेटेड है? व्हाट इज़ देयर इन द शेड्यूल सेकेंड? जब हम इसकी बात करेंगे तो सीधे है कि प्रोविजन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट, सैलरी, अलाउंस फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, कैग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेट्रा। मतलब सिंपली क्या चीज़ है? शेड्यूल सेकेंड में हमारे जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, हमारे नेता लोग हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो गवर्नर है, हमारे जो स्पीकर है, हमारे जो कैग है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर लोकसभा और राज्यसभा, ये सब है। इन सब की सैलरी कितनी रहेगी, इन लोगों को क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, इनकी वेतन कितनी रहेगी, इनकी क्या क्या भत्ता इन्हें मिलेगा, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किसमें दिया गया है? शेड्यूल सेकेंड में दिया गया है। शेड्यूल सेकेंड के बाद हम बात करेंगे शेड्यूल थर्ड की। शेड्यूल थर्ड एक्चुअली है क्या? जब हम शेड्यूल थर्ड की बात करते हैं तो शेड्यूल थर्ड में सीधे आता है फॉर्म ऑफ ऑथ एंड एफर्मेशन। मतलब जो प्लेयर्स, जो शपथ हमारे देश के जो मेन जो हेड, हमारे देश को जो चलाते हैं, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर है, हमारे देश के जो राज्यसभा स्पीकर है, जो हमारे देश के चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, ये सब के ऑथ और एफर्मेशन के बारे में हम शेड्यूल थर्ड में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि शेड्यूल थर्ड में सबके ऑथ और एफर्मेशन के बारे में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑथ और एफर्मेशन के बारे में नहीं दिया गया है। बस हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट हमारे होने वाले वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिला रहे हैं, लेकिन ये है कि शेड्यूल थर्ड में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के प्लेज के ओथ के बारे में नहीं कहा गया है, उसके अलावा नहीं बताया गया। उसके अलावा सारे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, सारे स्पीकर्स के बारे में, जजेस के बारे में, सबका ओथ के बारे में शेड्यूल थर्ड में दिया गया है, वो भी पूरे डिटेल के साथ। अब हम बात करेंगे शेड्यूल फोर्थ के बारे में। शेड्यूल फोर में क्या है? सीधे एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? दिस लाइन मीन्स दैट कि राज्यसभा में स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से, किसी पर्टिकुलर स्टेट की हम बात कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की बात कर लेंगे, तो उस जगह से कितने सीट राज्यसभा में एलोकेट किया गया है, कितने सीट को रखा गया है कि राज्यसभा हर स्टेट के, हर यूनियन टेरिटरीज के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ मेंबर विल बी
take part in a Rajya Sabha or will be a member of a Rajya Sabha. So for that purpose, a full description of the list of states and union territory has been given, where the amount of a seat in a Rajya Sabha for that particular state and union territories has been listed. तो ये है किसमें, शेड्यूल 4 में. अब हम शेड्यूल 5 के बारे में बात करेंगे कि शेड्यूल 5 क्या है. शेड्यूल 5 से बात करते हैं हमें तो सीधी ये प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. एससी और एसटी के लिए पूरा का पूरा वो शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कंट्रोल किसके ऊपर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पर. मतलब उन्हें क्या चीज़ मिलनी चाहिए, उनको क्या चीज़ की आवश्यकताएं हैं, उनको देश में कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें शेड्यूल 5 में लिखी गई है. सारी चीज़, चाहे वो वायलेंस हो एससी या एसटी पर, किसी नॉन एससी या एसटी के द्वारा, इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 6 months टू लाइफ, सारी बातें एससी और एसटी के पक्ष में सारी चीज़ें शेड्यूल 5 में लिखा गया है और उन्हें हमारे देश में पूर्ण स्वतंत्र होके रहने का भी हक दिया गया है. अब हम नेक्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे, शेड्यूल 6. शेड्यूल 6 में क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ AMTM. मतलब सिंपली AMTM मतलब क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जैसे जगहों में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे किया जाए. क्या वजह है, यहाँ पिछड़ी जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, ट्राइब्स लोग ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए एक अलग तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता है. और ये 7 सिस्टर के भी पार्ट में आते हैं. हमारे इंडिया के जो 7 सिस्टर ऑफ स्टेट है उस पार्ट में भी शेड्यूल 6 के ये चारों आते हैं. तो इसके बाद हम शेड्यूल 7 के तहत जाते हैं. और 7 शेड्यूल में क्या लिखा है, लिस्ट के बारे में बताया गया है, लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में बताया गया है. एक ऐसा लिस्ट जिस लिस्ट में हमारे देश में क्या क्या चीज़ है, चाहे वो खनन हो, उत्खनन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, माइनिंग हो, एनीथिंग, हॉस्पिटल हो, फॉरेस्ट्री हो, नेवी हो, आर्मी फोर्स हो, इलेक्शन हो, सारी की सारी चीज़ें, किसी भी तरीके की सब्जेक्ट, किसी भी तरीके की टॉपिक, वो सारे इन 3 लिस्ट में रखे गए हैं. लेजिस्लेटिव लिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट. जो यूनियन लिस्ट रहते हैं, ऐसे विषयों को, ऐसे सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है जो सिर्फ यूनियन ही देखेगा. यूनियन ही उसी के मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा. हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बनाएगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए सारी चीज़ प्रोवाइड करेगा, उसको कैसे लागू करना है देश में, उसको कैसे चलाना है, हाउ टू रन दैट लॉ. वो सारे चीज़ जो यूनियन लिस्ट में लिखा रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा. ऐसे चीज़ जो स्टेट लिस्ट में लिखा रहेगा, ऐसे विषय या टॉपिक जो स्टेट लिस्ट में लिखा जाएगा, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बनाएंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे, उसके लिए कंट्रोल करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट का जाएगा. वैसे जो कॉन्करेंट लिस्ट रहता है ये दोनों के लिए रहता है, फॉर सेंट्रल एज वेल एज फॉर द स्टेट. Means both central and state have some of the power on their hand, and with a combined formation of both the that of central and the state concurrent list going to work. So this all about the schedule 7. Now schedule 8. What is given in schedule 8? Schedule 8 is related to language, which language has been there or recommended or in the list of Indian Constitution. Means related with a language. Basic Constitution है 14 language and now it is 22. Means simply मैं क्या कह सकता हूँ ये कि शेड्यूल 8 में हमारे देश में कितने, हमारे इंडिया देश में कितने मान्यतापूर्ण लैंग्वेज, भाषाएं हैं, उस चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे. तो जब हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है तो उस समय 14 लैंग्वेजेस ऐसे रहते हैं जिसको शेड्यूल 8 में लाया जाता है.
जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ती है 22 एट प्रेजेंट बात करें तो 22 लैंग्वेजेस हैज़ बीन देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इन दिस शेड्यूल नंबर 8। अब क्या क्या लैंग्वेजेस हैं हम उसके बारे में बात करें। 22 है टोटल, जैसे इसमें कौन है, आसमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मिथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, संथेली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे प्रकार के लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एडेड है। एज पर आर्टिकल 344(1) and 351 of the constitution, the 8th schedule include the recognition of the following 22 languages. So this is all about the schedule 8. अब हम बात करेंगे शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 क्या कहता है, लैंड रिफॉर्मेशन लॉ मैटर विल नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। In 2007, Supreme Court declared open for judicial review. Now, what is judicial review? Judicial review क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पावर है कि कोई भी लॉ या कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है, वो लॉ सही है या गलत, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू क्या कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन पहले के टाइम में जब बात करें तो ऐसा नहीं था, हर मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाता था। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जुडिशियल रिव्यू होगा सारे चीज़ों का, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया। जैसे कि प्रॉपर्टी के मैटर में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जब थी उस समय क्या हो रहा था कि प्रॉपर्टी सब लिए जा रहे थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा था प्रॉपर्टी, उनसे प्रॉपर्टी लेके और बेटरमेंट ऑफ द पीपल के लिए यूज़ किया जा रहा था। परंतु क्या हो रहा था कि इलीगल भी कार्य इसमें किया जा रहा था, इसीलिए और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पा रहा था, तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। इसलिए क्या किया गया कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया और शेड्यूल 9 में ये सारी चीज़ें एडिट किए गए, लैंड रिफॉर्मेशन लॉ बनाया गया। अब इसमें ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। दिस ऑल अबाउट द शेड्यूल नंबर 9। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में क्या है, ये है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया। ये क्या था, इट कंटेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एक्चुअली इसमें क्या होता ये था कि जब कोई पार्टी फॉर्म हो जाता था तो पार्टी फॉर्म होने के बाद अब जो पार्टी के जो मेंबर है वो क्या कर लेते थे, दल बदल लेते थे, मतलब पार्टी चेंज कर लेते थे। अब पार्टी चेंज करके क्या करने की कोशिश करते थे, दूसरे पार्टी को गिराने की कोशिश करते थे। मेंबर्स को खरीद लिया जाता था बहुत बड़ा अमाउंट देके, और इस तरीके से एक प्रकार से सरकार भंग हो जाना, सरकार का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना, तो ये सब बहुत ही बड़ा कारण बन रहा था अच्छे से सरकार नहीं चलने का। इसी कारणवश एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि कोई भी मेंबर ऐसे ही डायरेक्टली पार्टी नहीं छोड़ सकता और कोई भी मेंबर दूसरे पार्टी में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। अब बात करेंगे शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 किससे है, पंचायत राज से संबंधित है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज हमारे संविधान में आया। इट कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पंचायत। इसमें कितने मैटर्स है, 29 मैटर्स देखने के लिए मिलते हैं। जो पंचायती राज है वो आगे चल के और डिवाइडेड है, वो जिला परिषद में, पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत में डिवाइडेड है, विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 12 एंड द लास्ट शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, जो नगरीय निकाय और म्युनिसिपैलिटी के बारे में। मतलब नगरीय निकाय क्या है, जो टाउन और सिटी में चलते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट 74वां संविधान संशोधन के तहत ये एक्शन में आया। इट कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नगरीय निकाय एंड म्युनिसिपैलिटी। इट हैज़ 18 मैटर्स। में कितने मैटर्स रहे, 18 मैटर्स रहे। इसका फंक्शन क्या था कि म्युनिसिपैलिटी वर्क टू प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशन फॉर द पीपल ऑफ अ टाउन एंड सिटी। दिस ऑल अबाउट द all the 12 schedules of our Indian Constitution. Thank you. Have a nice day. Comment for more topic. Like, subscribe.